नमस्कार। कभी सोचा है कि जब टमाटर और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे होते हैं तो अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट उसे नजरअंदाज सा क्यों कर देते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और कोर इन्फ्लेशन की दुनिया को आसान भाषा में समझेंगे। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना। भाई आखिर टमाटर और पेट्रोल तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा है। पर यकीन मानिए, अर्थशास्त्रियों के पास ऐसा करने का एक बहुत ही ठोस कारण है। और आज हम उसी कारण की तह तक जाएंगे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस नंबर को समझना होगा जो अक्सर अखबारों की सुर्खियों में छाया रहता है, और वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो ये वो नंबर है जो हमें सीधा सीधा बताता है कि एक औसत परिवार के लिए महीने का खर्च कितना बढ़ गया है। मतलब इसमें हर छोटी बड़ी चीज शामिल होती है। इसको ऐसे समझिए कि आप एक सुपरमार्केट में हैं और अपनी शॉपिंग ट्रॉली में सब कुछ डाल रहे हैं। दूध, ब्रेड, कपड़े और हाँ, पेट्रोल का खर्चा भी जोड़ लीजिए। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? ये बस इसी भरी पूरी ट्रॉली की कीमत में जो बदलाव आया है उसे मापता है। लेकिन सवाल यह है कि अर्थशास्त्री इतने सारे उतार चढ़ाव वाले शोरगुल के बीच से एक साफ तस्वीर निकालते कैसे हैं? अच्छा, यहीं पर एंट्री होती है कोर इन्फ्लेशन की। और ये बहुत ही दिलचस्प है। कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी उसी शॉपिंग ट्रॉलीज से उन चीजों को बाहर निकाल लेते हैं जिनकी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती रहती हैं, यानी खाना और ईंधन। इसका असल मकसद ये देखना है कि लंबी अवधि में, मतलब लॉन्ग टर्म में, कीमतें किस दिशा में जा रही हैं। ये बस कुछ दिनों या हफ्तों के उतार चढ़ाव को देखकर कोई नतीजा निकालने से बचाता है। देखिए, खाने और ईंधन की कीमतें बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह होती हैं। कभी ऊपर, कभी नीचे। खराब मौसम हुआ तो फसलें प्रभावित हो गईं, दाम बढ़ गए। कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ हुआ तो तेल के दाम चढ़ गए। जबकि बाकी चीजों की कीमतें इनके मुकाबले काफी स्थिर रहती हैं। तो अब जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे ये और भी साफ हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। अगर इसे एक लाइन में कहें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हमें ये बताता है कि आज हमारी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोर इन्फ्लेशन हमें ये इशारा देता है कि आने वाले कल में अर्थव्यवस्था किस ओर जा सकती है। ये टेबल इन दोनों के बीच के जरूरी फर्क को और भी साफ कर देती है। जैसे कि क्या क्या शामिल है। हेडलाइन में सब कुछ है, जबकि कोर में खाना और ईंधन नहीं है। अस्थिरता की बात करें तो हेडलाइन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, कोर में कम। हेडलाइन हमें शॉर्ट टर्म की तस्वीर दिखाता है और कोर लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। और सबसे जरूरी, हेडलाइन आम जनता के लिए है, जबकि कोर इन्फ्लेशन का इस्तेमाल सेंट्रल बैंक और पॉलिसी मेकर्स करते हैं। ये पॉइंट्स परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असल में ये फर्क उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े बड़े फैसले लेते हैं। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप एक बड़ा जहाज चला रहे हैं, तो क्या आप हर छोटी मोटी लहर के आने पर अपना रास्ता बदल देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह पॉलिसी मेकर्स को भी एक स्थिर दिशा चाहिए होती है, और कोर इन्फ्लेशन उन्हें वही सिग्नल देता है। तो सेंट्रल बैंक काम कैसे करते हैं? देखिए, प्रोसेस कुछ ऐसा है। स्टेप 1, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन पर नजर रखते हैं कि महंगाई कितनी है। स्टेप 2, फिर वो असली ट्रेंड को समझने के लिए कोर इन्फ्लेशन का विश्लेषण करते हैं। और फिर आता है स्टेप 3। इन दोनों के आधार पर ही वो ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने जैसे बड़े और अहम फैसले लेते हैं। तो चलिए, आज जब हम इस टॉपिक की गहराई में उतर चुके हैं, तो फटाफट से कुछ मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, हेडलाइन इन्फ्लेशन पूरी तस्वीर दिखाती है, जबकि कोर इन्फ्लेशन उसके पीछे का ट्रेंड। दूसरी बात, कोर इन्फ्लेशन में से अस्थिर खाने पीने की चीजें और ईंधन की कीमतें हटा दी जाती हैं। तीसरी, हेडलाइन से हमें रोजमर्रा के खर्च का पता चलता है और कोर से मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी तय होती है। और आखिर में, हेडलाइन में जो भारी उतार चढ़ाव होता है वो कई बार महंगाई के असली दबाव को छुपा सकता है। और इसका पॉलिसी पर क्या असर पड़ता है? पहली बात, सेंट्रल बैंक ब्याज दरों पर फैसले लेने के लिए कोर इन्फ्लेशन पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। दूसरा, ये उन्हें किसी अस्थायी झटके जैसे खराब मॉनसून के कारण बड़ी महंगाई पर तुरंत रिएक्ट करने से रोकता है, मतलब जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचाता है। और तीसरा, इससे भविष्य में लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, इसका बेहतर अनुमान मिलता है। और आखिर में एक सवाल, एक सोचने वाली बात।
अगर पॉलिसी उन आंकड़ों पर बनती है जिसमें खाना और ईंधन जैसी ज़रूरी चीज़ें शामिल ही नहीं हैं, तो क्या ये पॉलिसी आम इंसान की आर्थिक सच्चाई को वाकई में दर्शाती है? इस पर विचार ज़रूर करिएगा।